नमस्कार। 9.3 प्रश्नावली का अंतिम वीडियो यानी वृत्त पाठ का भी ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद आपका पाठ 9 वृत्त कक्षा 9 के लिए समाप्त हो जाएगा। 3 सवालों का ये वीडियो है। आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा पिछले वीडियो था उसमें सब आंकिक प्रश्न थे, इस बार कुछ थ्योरेटिकल भी है जिसमें अपने को प्रमेय के आधार पर जैसा प्रमेय में कॉन्सेप्ट लगता है उस आधार पर भी सिद्ध करना पड़ सकता है। तो देखिए इसका प्रश्न संख्या 8 लिखा हुआ है। यदि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। यानी कि एक समलंब चतुर्भुज लेना अपने को, और समलंब चतुर्भुज के बारे में सभी बच्चों आपको वैसे जानकारी है पर मैं वापस बना लेता हूं। समलंब चतुर्भुज इस तरह की आकृति होती है, इसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे ये ए बी सी डी दिखा मैंने, तो ए बी और सी डी जो है ये केवल समांतर होती है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और ये बाकी की दो भुजाएं जो दिख रही है आपको ए डी और बी सी, ये समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके बराबर होने और नहीं होने का समलंब चतुर्भुज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। परंतु इस प्रश्न में आपको ये बताया गया कि ये जो असमान भुजाएं हैं ये बराबर दे रखी हैं। लिखा हुआ है कि असमांतर, समांतर भुजा तो ये होगी एडी और सी डी, परंतु ये असमांतर भुजाएं, ये समांतर नहीं है क्योंकि आगे जाके एक दूसरे को काटेंगी। इनको कह रखा है कि ये बराबर है, तो अपने को सिद्ध करना है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपको वापस रिकॉल करूं कि चक्रीय चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। आइए हम सिद्ध करते हैं कि इनका आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है। इसके लिए आप देखिए साइड में ये चित्र बना रखा है। चित्र के अंदर यहां पर आपको वापस स्पष्ट कर दूं कि ये ए बी और सी डी समांतर है, ये सेम वहीं से मैंने चित्र उठा के यहाँ रखा है। और असमांतर भुजाएं हैं इसकी ए सी और बी डी, इनके बारे में कह रखा है कि ये समान है, इनकी लंबाइयां आपस में बराबर दे रखी हैं। अब इस चित्र से ही हमें सिद्ध करना है कि ये चक्रीय है। चक्रीय होने का मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि इसमें आमने सामने की जो कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज पहले से पता है, क्योंकि इसमें ए बी और सी डी आपस में समांतर है, इसलिए इसके आसन्न कोणों का योग तो 180 डिग्री है, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज की परिभाषा में ही आता है। आसन्न कोण कौन से? कोण ए और कोण सी, इनका योग 180 डिग्री, ये आपको पहले से मालूम है। ठीक इसी तरह से कोण बी और कोण डी, इनका योग 180 डिग्री है, ये आपको पहले से ही पता है क्योंकि समलंब चतुर्भुज की परिभाषा में आता है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है ए और डी का योग 180 डिग्री। अब इसके लिए आप दो चीजें सिद्ध कर सकते हैं। या तो आप सी और डी को बराबर सिद्ध कर लें, ताकि क्या है कि सी और ए का योग 180 है, सी की जगह डी रख लेंगे। ऐसा रखते ही ए और डी का योग 180 डिग्री हो जाएगा और ये चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। आइए उसी पर अपन काम करते हैं। तो यहां पर हल में अपन लिखेंगे, मैं दो त्रिभुज लेता हूं और वो दो त्रिभुजों के नाम है, पहला त्रिभुज लिया ए सी डी, चित्र में आप देखते रहिए, साथ ही दूसरा त्रिभुज लिया बी सी डी। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम कोशिश करते हैं सर्वांग समता लगाने की। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है इनमें देखिए। सबसे पहले आपको दे रखा है ए सी बराबर बी डी। क्या कारण लिखेंगे आप? ये दिया गया है। क्या किया गया है? दिया गया। कहां से दिया गया? आप ऊपर देखिए, असमांतर भुजाएं बराबर है, यही लाइन यहां पर आ रही है। एसी और बीडी असमांतर भुजाएं हैं और इनको बराबर दे रखा है। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हम यहां पर लेंगे कि जो भुजा नीचे बॉटम पे देखिए आप, सीडी, सीडी इधर त्रिभुज एसीडी में भी आ रही है और सीडी बीसीडी में भी आ रही है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। क्या है ये? उभयनिष्ठ भुजा। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता में दो एस मिल गए। अब आपको या तो तीसरा एस मिलेगा या तीसरा ए मिलेगा। आइए हम कोशिश करते हैं तीसरी चीज क्या मिलती है। आप इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि जो सीडी, ये जो चाप है सी से लेके डी तक, इस सीडी चाप से एक बार दोनों जो जीवाएं हैं बिंदु ए पर टच कर रही है, तो ये वाला कोण, और इसी सीडी चाप से एक बार जीवाएं बिंदु बी पर टच कर रही है, तो ये वाला कोण। ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्या नियम है? हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये दोनों जो कोण मैंने मार्क किए हैं, ये दोनों कोण इन दोनों त्रिभुजों में भी आ रहे हैं। तो आइए लिखते हैं अपन इस वाले कोण का नाम। ये कोण भुजा कहां से आ रही है? सी से ए और मुड़ रही है डी की तरफ, तो इसका नाम होगा कोण सी ए डी बराबर दूसरे वाले त्रिभुज, दूसरा वाला जो कोण है उसका नाम होगा डी बी सी। तो कोण डी बी सी। कारण क्या देंगे? एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। प्यारे बच्चों, ऐसा करते ही आपको स्पष्ट दिख रहा है कि दो भुजाएं, संगत दो भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर ली और उनके बीच का कोण बराबर सिद्ध कर लिया। दो भुजाएं कौन सी?
आप ये देखिए, दो भुजाएं ले ली और उनके बीच का संगत कोण भी हमने बराबर सिद्ध कर लिया। और कोण बराबर सिद्ध करते ही ये कौन सा क्राइटेरियन लग गया, कौन सा रूल लग गया, एस से एस सर्वांग समता नियम से। और एस से एस सर्वांग समता नियम से क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एसीडी जो है ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया त्रिभुज बीसीडी के। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि इस कोण सी को और कोण डी को हम बराबर सिद्ध कर लें। ठीक है, और ये टारगेट आपका पूरा हो भी रहा है। देखिए आप सीपीसीटी से मैं लिख रहा हूं, सीपीसीटी से यहां से कोण का नाम लिखा, कोण है एसीडी, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा वही ऑर्डर, कोण एसीडी बराबर कोण दूसरा वाला कोण आ रहा है बीडीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपने त्रिभुजों का नाम सही रखा है। हम आगे तो चल लिए परंतु देखते हैं अपने कि त्रिभुजों का नाम सही है कि नहीं। मिलान करते हैं एक बार, ये जो एसीडी और बीसीडी लिखा उसको चेक करते हैं। एसी और बीडी सेम पोजीशन पे होना चाहिए। एसी आपका फर्स्ट टू पे है, क्या है यहाँ पर बीडी फर्स्ट टू पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नाम होना चाहिए बीडीसी। क्या नाम होना चाहिए, बीडीसी। मैं इसको गोला लगा के वापस लिखता हूं, बीडीसी। चलिए अपन पहले मैच करते हैं तीनों चीजें। तो एसी फर्स्ट टू पे, बीडी फर्स्ट टू पे आ गया। सीडी और सीडी की पोजीशन सेम होनी चाहिए, देख लीजिए सीडी लास्ट टू और सीडी लास्ट टू आ रहा है। उसके बाद कोण ए और बी की पोजीशन सेम होनी चाहिए, कोण ए फर्स्ट नंबर पे और कोण बी लास्ट नंबर पे है। क्योंकि एरर आ गया, इसका मतलब अपन ने खुद ने हमारी मिस्टेक क्या थी, छोटी सी मिस्टेक वो पकड़ ली। अब हम जब सीपीसीटी से लिखेंगे तो त्रिभुज एक कोण तो लिखा मैंने एसीडी, एसीडी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इधर भी अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर आ भी गया। देखिए आप बीडीसी और डी पर कोण बन भी रहा है। ऐसा होते ही ये दोनों कोण बराबर आ गए। अब इन दोनों कोणों के बराबर आने का मीनिंग क्या निकला, इसको हम रिजल्ट नंबर 1 देके लिख के छोड़ देते हैं। ये रिजल्ट नंबर 1 है और ये बहुत काम का रिजल्ट है, आगे सिद्ध करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, अब हम साथ ही साथ ये भी जानते हैं, साथ ही कोण, कौन सा कोण, कोण सी ए बी जो है, सी ए बी कौन सा कोण, मैं ये वाला ले रहा हूं कोण, बड़ा वाला सी ए बी प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री। कारण क्या कहेंगे अपन, समलंब चतुर्भुज के ये आसन्न कोण है। समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोण है। आसन्न कोण का मतलब आप एक ही भुजा पर बनने वाले दो कोण, और हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब आप अगली स्टेप में क्या करेंगे कि यहां पर एसीडी की जगह रिप्लेस कर देंगे बीडीसी, और एसीडी की जगह बीडीसी रिप्लेस करते ही क्या रिजल्ट आएगा, रिप्लेस क्यों करेंगे, आपको दिख रहा है कि रिजल्ट नंबर 1 में और 2 में ये चीजें जो है ये सेम आ रही है, एसीडी और बीडीसी सेम आ रहा है, तो अपन इसको एसीडी को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करते ही आपके पास अगला जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, सी ए बी देखिए मैं वापस लिख रहा हूं यहीं से, ये वाला सी ए बी लिखा प्लस एसीडी आ रहा है, एसीडी को रिप्लेस कर रहा हूं बीडीसी से, प्लस कोण बीडीसी और बराबर 180 डिग्री। गौर से देखिए, शीर्ष ए और डी पर बनने वाले दो कोण हैं और दोनों का योग 180 डिग्री आ रहा है। चित्र में देखते हैं अपन, शीर्ष ए और डी पर बनने वाले दो कोण हैं और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। और हमने ये प्रमेय पढ़ भी रखी है कि किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जोड़ा अगर संपूरक है यानी उसका योग 180 डिग्री आता है तो वो चक्रीय होता है। तो इस तरह से आपका ये सवाल पूरा हुआ और हमने सिद्ध किया। हम लिखेंगे, चूंकि किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। और ये जो रिजल्ट हमने लिखा है कौन सा वाला, ये जस्ट जो लिखा है रिजल्ट, ये देखिए आप इसको चित्र में मिलान करके चेक कर लीजिए भले, ये सम्मुख कोणों का जोड़ा है और इसका योग 180 डिग्री आ रहा है। अतः हम लिखेंगे, अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और यही हमें सिद्ध करना है और आपका सवाल इसी तरह से सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, वापस रिकॉल करूं आपको क्या करना था कि यहां पर एक समलंब जो चतुर्भुज है उसकी असमांतर भुजाएं बराबर दे रखी है और हमको इसको चक्रीय सिद्ध करना था। ये समलंब चतुर्भुज चित्र में बनाया हुआ है, दिख आपको एक वृत्त के ऊपर रहा है परंतु चक्रीय अपन ले नहीं रहे, चक्रीय की कोई प्रॉपर्टी काम में नहीं ले रहे, हम चक्रीय सिद्ध करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज कौन सा, एसीडी और बीडी बीसीडी।
इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमने सर्वांग समता लगाई, एस नियम से सर्वांग सम सिद्ध भी हो गए। सिद्ध होने के बाद सीपीसीटी से हमने इनके ये वाले कोण सी पर और कोण डी पर दोनों को बराबर सिद्ध कर लिया। हमें पहले से ही मालूम है समलंब की वजह से कोण ए और सी इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये कौन से कोण है? आसन्न कोण। तो जब इन दोनों का योग 180 और ये दोनों आपस में बराबर, तो इन दोनों का योग भी 180 हो गया, और इतना होते ही आपका सवाल फिनिश, यानी सिद्ध हो गया कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए अपन अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहां पर आपको सामने दिख रहा है, प्रश्न 9 आपकी किताब का, कि दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड एबीडी और पीबीक्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। देखिए आकृति 9.27। सिद्ध करना है कि कोण एसीपी बराबर क्यूसीडी, यानी एसीपी ये वाला कोण, इसको सिद्ध करना है बराबर क्यूसीडी, ये क्यूसीडी, ये देखो दोनों कोणों को हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर है। चित्र की भयावहता, भया मतलब खतरनाक, आपको चित्र खतरनाक दिख रहा है, इस चित्र के खतरनाक पने से आप डरे नहीं। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें पता है कि एक ही वृत्तखंड के दो कोण बराबर होते हैं, तो आपका सवाल चुटकियों में हल हो गया। पहले आपको मैं मौखिक रूप से बताता हूँ सवाल कैसे हुआ। यहां पर आपको जो मेरी तरफ वाला बड़ा सारा जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त में देखिए कि हम उसमें चाप ले रहे हैं एपी। कौन सा चाप ले रहे हैं? एपी। एपी से एक बार दो जीवाएं हैं जो बिंदु सी पर मिल रही है, और इसी एपी से एक बार बिंदु बी पर मिल रही है। तो ये जो बी वाला है, जिसको मैं अलग रंग से ले लूं, मैं लाल रंग से ले लेता हूं, यानी जो बी वाला जो कोण है वो कोण आपके इस कोण के बराबर हो गया। कारण क्या देंगे अपन? एक ही वृत्तखंड के कोण। ठीक इसी तरह से आप इस छोटे वाले वृत्त के अंदर आइए और चाप लीजिए डी क्यू। चाप डी क्यू में देखिए डी और क्यू से दो जीवाएं जो है वो जाके बिंदु सी पर मिल रही है, और इसी डी क्यू से एक बार जाके बी पर मिल रही है। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर, कारण एक ही वृत्तखंड के कोण। फिर आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि एबीडी और पीबीक्यू ये रेखाखंड है, यानी एबीडी ये पूरी एबीडी एक सीधी रेखा है और पीबीक्यू भी एक सीधी रेखा है। और हम जानते हैं कि सीधी रेखाएं जब इस तरह से अंग्रेजी के अक्षर एक्स की तरह काटती हैं, तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? शीर्षाभिमुख कोण, एक दूसरे के शीर्ष के अभिमुख यानी सामने वाले कोण। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों लाल रंग के आपको कोण जो दिख रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से आपस में बराबर है। साथ ही साथ हमने इसको बराबर, ये दोनों पहले से बराबर है एक ही वृत्तखंड के, ये भी दोनों आपस में पहले से बराबर है। तो इसका मतलब हो गया जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे और हमारा सवाल सिद्ध हो गया। परंतु लिखने का तरीका कैसा रहेगा, आइए देखते हैं हम। तो हल में हम लिखेंगे चाप एपी, और कौन सा? लघु वाला, क्योंकि एपी चाप बड़ा भी है, मैं लघु चाप ले रहा हूं, छोटा वाला। लघु चाप एपी से एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे, और वो एक ही वृत्तखंड में कोण जो बन रहे हैं उन कोणों का नाम मैं लिख रहा हूं। पहला कोण है आपका ए सी, ए से सी और सी से लाइन मुड़ गई पी की तरफ, एसीपी बराबर होगा कोण ए बी पी के। इसको आप परिणाम संख्या 1 देके छोड़ दीजिए। ठीक इसी तरह से दूसरा वृत्त जो है, दूसरे वृत्त में उसमें भी मैं ले रहा हूं लघु चाप, और लघु चाप इस बार देखिए चित्र के अंदर मैंने मार्क कर रखा लाल रंग से, एरो लगा रखे दोनों तरफ, डी क्यू द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे, और वो दोनों कोण हैं, आप देख सकते हैं चित्र में कौन से कोण है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसका नाम क्या होगा? बी, ये वाला कोण, इसमें लाइन आ रही है डी सी क्यू, यानी पहला कोण होगा कोण डी सी क्यू, और ये बराबर होगा दूसरे वाले इस कोण के जिसका नाम है डीबी क्यू, बराबर डी बी क्यू। ये बेटा परिणाम संख्या आपकी 2 आ गई। चलिए दोनों परिणाम आ गए। अब आप अपने टारगेट पे नजर रखिए। टारगेट आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कोण एसीपी और कोण क्यूसीडी बराबर है। देखिए एसीपी समीकरण नंबर 1 का आपका बायां पक्ष है। कौन सा पक्ष है? समीकरण 1 का बायां पक्ष में एसीपी आ रहा है। फिर आपको चाहिए क्यूसीडी। क्यूसीडी को आप डीसीक्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में मध्य बिंदु तो सी का सी है और सी पर ही कोण बन रहा है। तो यह आपका समीकरण 2 का बायां पक्ष है। तो क्या हुआ?
दो समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर है। तो प्यारे बच्चों, जब दो समीकरण के बाएं पक्ष आपस में बराबर होते हैं या दाएं पक्ष आपस में बराबर होते हैं, तो जब एक पक्ष आपस में बराबर होता है तो दूसरा पक्ष आपस में बराबर वैसे ही आ जाता है। तो इन दोनों को हमको बराबर सिद्ध करना है। जब ये दोनों बराबर सिद्ध कैसे होंगे, जो ब्लैक लाइन से मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये तब होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों कोण आपस में पहले से ही बराबर है, क्योंकि आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे चूंकि कोण एबीपी, वापस आपको चेक कराता हूं, एबीपी, एबीपी ये वाला कोण, एबीपी बराबर कोण, इसके सामने वाला कोण का नाम क्या है, क्यूबीडी या फिर डीबीक्यू, ठीक है, बराबर कोण डीबीक्यू। कारण क्या देंगे आप, ये दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अतः 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं, यानी दोनों समीकरणों के दाहिने पक्ष आपस में बराबर हो गए, और जब दाहिने पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो बायां पक्ष आपस में बराबर वैसे ही होगा। तो बायां पक्ष हम लिखते हैं कोण एसीपी, ये समीकरण 1 का बायां पक्ष हुआ, और समीकरण 2 का बायां पक्ष है कोण डीसीक्यू, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका सवाल पूरा, और ये हमने लिखा इति सिद्धम। ठीक है प्यारे बच्चों, वापस रिकॉल करने की मुझे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आप किस चीज का ध्यान रखें कि सवाल जो है वो चित्र बड़ा भयावह है, डरावना है, परंतु कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। ये जो लाइन लिखी ना, दो रेखाखंड, ये लाइन आपके लिए बड़ी काम की है, आपके लिए रामबाण है। ये लाइन से आपको जड़ी बूटी मिल गई, आपको जीवन दान मिल गया कि सवाल जो है मेरा किस तरह से जा रहा था। आप गलत जगह पे भी जा रहे थे तो आपने तुरंत पकड़ लिया कि दो रेखाखंड थे, तो उससे इंग्लिश का क्रॉस बना, और क्रॉस बनते ही ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख आपस में बराबर आ गए। एक सवाल और बचा, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पे बने रहिए। एक अंतिम सवाल अपन लेते हैं, और अंतिम सवाल ये रहा, सवाल नंबर 10। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। सवाल की लैंग्वेज को मैं चित्र में आपको सीधा समझाता हूं। यहां देखिए, ओ और ओ डैश केंद्र के दो वृत्त लिए मैंने, और ये दोनों वृत्त बने कहां हैं, ये दोनों वृत्त बने हैं त्रिभुज जो है एबीसी लिया गया है। त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का जो मध्य बिंदु ओ है, तो ओ को मध्य बिंदु मानते हुए पहला वृत्त खींचा, फिर भुजा एसी का मध्य बिंदु ओ डैश मानते हुए दूसरा वृत्त खींचा। दोनों वृत्त जो है आपस में इस बिंदु डी पर काट रहे हैं, और हमको सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु डी है, ये बिंदु डी वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु होने के साथ साथ तीसरी भुजा यानी बीसी पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने में कॉन्सेप्ट क्या लगाएं, कॉन्सेप्ट लगाते वक्त आपको बड़ी सावधानी रखनी है कि भाई इसको एक सरल रेखा सिद्ध करना। फिलहाल आपको सरल रेखा की तरह दिख रहा है लाल रंग की, परंतु आपको अपने को इसको मैथमेटिकली सरल रेखा प्रूव करना है। मैथमेटिकली सरल रेखा कैसे प्रूव हो सकती है, जब इसके दोनों तरफ ये जो कोण बन रहे हैं दोनों, इन दोनों कोणों का योग आप 180 डिग्री बता देंगे, तो ये सरल रेखा सिद्ध हो जाएगी, और सरल रेखा सिद्ध होते ही आपका सवाल भी सिद्ध हो जाएगा। अब इनका योग 180 बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं 90 और 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, और 90 डिग्री तो अपना मेन कॉन्सेप्ट है। कहां से आया मेन कॉन्सेप्ट, 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट हमने पकड़ा था कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो समकोण होता है। आपको एक उपप्रमेय भी सिद्ध कराई थी। तो देखिए ये चीज हो रही है क्या, चेक करें अपन। आप इधर वाले इस वृत्त को देखिए जिसका केंद्र ओ डैश है, इस वृत्त के अंदर एसी है, इसका व्यास सबसे बड़ी जीवा, इस व्यास एसी के ऊपर का हिस्सा आपके लिए अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का जो ये कोण है, ये कोण 90 डिग्री हो गया। कौन सा कोण, ए डी सी। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है। चलो आइए इधर, आप इधर आएंगे तो इधर आने के बाद देखिए कि भुजा जो एबी, जो त्रिभुज की भुजा एबी है, वो इस वृत्त जिसका केंद्र ओ है उसका व्यास है। तो इसके व्यास के ऊपर का हिस्सा, यानी इसके जो ऊपर की तरफ आप जाएंगे, ऊपरी हिस्सा, वो आएगा इसमें भी 90 डिग्री। तो दोनों कोणों का जो 90-90 डिग्री होने की वजह से आप क्या कहेंगे कि इसमें जो कोण है 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, और 90 और 90 कितने होते हैं, 180। तो 180 पर जो लाइन जाती है वो बिल्कुल सरल रहे। सवाल आपका सिद्ध हो गया। चलिए लिखेंगे कैसे, अपन समझते हैं। हल, हल में लेते हैं अपन पहले त्रिभुज ए बी डी सी, त्रिभुज एबीडीसी में ए बी डी में आपको क्लियरली दिख रहा है कि कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। कारण अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये हमने एक उपप्रमेय पढ़ी थी, समकोण होता है। ठीक है,
इसके ऊपर बन रहा है, इसके ऊपर देखो इस त्रिभुज में, इस वृत्त में, ये जो वृत्त है ना त्रिभुज कौन सा, एबीडी को देखना है, परंतु देखना है उस छोटे उस वाले वृत्त जो मेरी तरफ है, यानी जिसका केंद्र ओ है, तो उसमें ये सिर्फ 90 डिग्री का ये वाला बन रहा है, और इस कोण का नाम क्या हो गया, एडीबी। ठीक इसी तरह से एक और त्रिभुज दिख रहा है आपको उस तरफ वाला, चलिए त्रिभुज का नाम क्या होगा, एसीडी। तो त्रिभुज लेंगे अपन एसीडी से। चलिए बताइए इसमें 90 डिग्री वाले कोण का नाम क्या होगा, वापस डी पर बन रहा है, कोण का नाम होगा एडीसी। तो कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री। कारण ये ऊपर जो लिखा हुआ सेम कारण, कौन सा, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, वापस सेम कारण आ गया। अब बेटा जब परिणाम आपके सामने दोनों परिणाम हैं, तो दोनों परिणामों को आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। अतः चलो परिणामों को जोड़ने के लिए अपन समीकरण नंबर डाल लेते हैं, ज्यादा अपने को सुविधा रहेगी। ये परिणाम नंबर 1 और ये परिणाम नंबर 2। अतः समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़े हम, जोड़ने पर क्या मिल रहा है, कोण एडीबी प्लस कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। दोनों का बायां पक्ष जुड़ गया और दोनों का दायां पक्ष जुड़ गया। और इस कोण का नाम क्या है, एडीबी और कोण एडीसी का योग जो है वो आएगा कोण बीडीसी। तो कोण बीडीसी 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180। प्यारे बच्चों कोण बीडीसी अगर 180 डिग्री का आया तो इसका सिद्ध क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला, इंप्लाइज दैट, परिणाम स्वरूप अपन कह सकते हैं कि बीडीसी एक सरल रेखा है। क्या है ये, एक सरल रेखा है। अतः हम कह सकते हैं कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि डी, इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है, तीसरी भुजा यानी बीसी पर स्थित है। अरे भाई जब ये डी बीसी पर स्थित होगा तभी तो हमने बीडीसी को एक साथ लिखा है कि बीडीसी एक सरल रेखा है। तो अतः हम कहेंगे कि बिंदु डी बीसी पर स्थित है, बीसी पर स्थित है। इस तरह से आपका ये तीसरा सवाल भी पूरा हुआ। कक्षा 9 गणित का 9वां पाठ इस मैराथन वीडियोस के बाद में आज पूरा हो गया। पूरा चैप्टर ढंग से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।